Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is motivation. मोटिवेशन होता क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 15 है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। तो हम आज देखेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन, मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन की बहुत सारे मीनिंग है। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेशन के बारे में, पुश, एक्टिवेट, रीज़न बिहाइंड समथिंग, धक्का देना, किसी को जगाना या किसी को रीज़न वजह देना बिहाइंड समथिंग, उसको मोटिवेशन कहते हैं। मीन्स कि अगर आप कोई हरकत कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगी, वो जो रीज़न होती है वो बेसिकली मोटिवेशन होती है। सपोज जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट आप लोग बीबीए करने आए हुए हैं या कोई और डिग्री करने आए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। वो जो वजह होती है वो मोटिवेशन होती है। हो सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, डैट इज़ वाई आप ग्रेजुएशन करने आए हुए हैं, या घर वाले बहुत ताने देते हैं आपको, उनसे बचने के लिए ग्रेजुएशन या बीबीए कर रहे हैं। कोई भी आप सब्जेक्ट में आप अपनी फील्ड में ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उसको करने की कोई वजह होगी। आपको पसंद हो सकता है वो सब्जेक्ट जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो रीज़न बिहाइंड समथिंग बेसिकली इज़ अ मोटिवेशन, ठीक है। तो जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी नौकरी होगी, अच्छी नौकरी होगी तो फिर अच्छा रिश्ता हो जाएगा। तो बेसिकली हर मूवमेंट के पीछे, आपके हर एक्शन के पीछे एक रीज़न है। उसी रीज़न को हम क्या कहते हैं, बेसिकली मोटिवेशन कहते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं मोटिवेशन की। उर्दू में मोटिवेशन को कहते हैं हौसला अफजाई करना, ठीक है। मोटिवेशन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स विच इम्पेल अदर टू बिहेव इन सर्टेन वे। मोटिवेशन जो है ये एक ड्राइविंग फोर्स है। मोटिवेशन एक धक्का लगाने की कुव्वत है जो आपको इम्पेल करती है, आपको फोर्स करती है कि आप बिहेव करें सर्टेन वे में, किसी ख़ास तरीके कार से, ठीक है। अब मोटिवेशन बेसिकली एक हौसला अफजाई है, एक रीज़न है जो कि आपको धक्का लगाती है कि आप इस तरह से एक्ट करें। वो रीज़न जो होती है वो बेसिकली वो कुव्वत जो होती है वो मोटिवेशन कहलाती है। इन मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, मोटिवेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच पर्सन्स एफर्ट आर एनर्जाइज, डायरेक्टेड एंड सस्टेन टुवर्ड अटेनिंग अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैनेजमेंट के नुक्ता नज़र से जो मोटिवेशन है बेसिकली वो एक प्रोसेस है बाय विच पर्सन एफर्ट आर एनर्जाइज, जिससे इंसान के जो एफर्ट्स है, कोशिशें हैं, उसमें एनर्जी आती है, तेज़ी आती है, डायरेक्टेड उनको डायरेक्शन मिलती है, एंड सस्टेन और वो कंसिस्टेंट रहते हैं टुवर्ड अटेनिंग अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं, मकासद जो हैं, उनको हासिल कर सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, मैनेजमेंट के नुक्ता नज़र से मोटिवेशन रेफ़र किया जाता है एक प्रोसेस से, एक अमल से, जिससे इंसान की कोशिशों में एनर्जी आती है, उसकी डायरेक्शन मिलती है और वो कंसिस्टेंट रहता है ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सके। देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन इन दिस डेफिनेशन। 3 मेन एलिमेंट हैं, 3 मेन पार्ट हैं इस डेफिनेशन के अंदर। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 डायरेक्शन एंड नंबर 3 परसिस्टेंट सस्टेन, कि आपको एनर्जी मिलती है, डायरेक्शन मिलती है और आप परसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। यही जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इनका काम यही होता है कि जो लोग उनको सुनते हैं तो वो उनको रीज़न दें ताकि वो आगे जाके अपनी जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। मीन्स के कोई मकसद दें जिससे वो मोटिवेट हों और आगे जाके अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो मोटिवेशन बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स होती है, एक रीज़न होती है जो आपको फोर्स करती है कि आप इन सर्टेन वेज में अपने एक्शन को परफॉर्म करें। तो आगे हम मोटिवेशन का एक मॉडल भी देख लेते हैं जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ आएगी कि वो क्या है। मॉडल ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस, एक मॉडल दिया हुआ है बेहतर तरीके से समझने के लिए मोटिवेशन को। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे लिखा हुआ है अनफुलफिल्ड नीड, वांट्स एंड डिज़ायर, कि कुछ हमारी ज़रूरतें होती हैं, कुछ हमारी वांट्स चाहते होती हैं, एंड डिज़ायर ख्वाहिशात होती हैं जो अनफुलफिल्ड होती हैं। जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो या कोई वांट या हमारी डिज़ायर पूरी ना हो रही हो, तो ये पूरी ना होना, नीड का अनफुलफिल्ड होना हमारे अंदर टेंशन क्रिएट करती है, ठीक है। हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है, टेंशन क्रिएट होती है। तो जो टेंशन क्रिएट होना है ये हमारे अंदर एक ड्राइव पैदा करती है, एक पुश पैदा करती है, धक्का पैदा करती है कि इस टेंशन को ख़त्म कर, यानी कि हमें अपनी नीड पूरी करनी है ताकि हमारी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमारे अंदर एक धक्का पैदा होता है। सपोज़ के आपको प्यास लग रही होती है तो पानी चाहिए आपको,
तो सपोज करें कि पानी नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए जदोजहद करेंगे कि पानी लेके आएंगे। वैसे तो हमारी ये आदत होती है कि हम इतने मोटिवेटेड भी नहीं होते कि अक्सर मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं और कहते हैं कि अब हमने कुछ करके दिखाना है, लेकिन फिर वहीं सोफे पे लेटे हुए टीवी का रिमोट भी टांग से खींच रहे होते हैं। तो इसी तरह जब हमारी कोई नीड पूरी नहीं हो रही होती तो हमारे अंदर टेंशन पैदा होती है और हमारे अंदर ड्राइव पैदा होती है कि अब हमें कुछ करना है। तो अब फिर हम उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए और अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम बिहेवियर शो करते हैं। जो हमारी ड्राइव है, हमारे पुश है, वो हमें सर्टेन बिहेवियर की तरफ लेके आएगा। ठीक है, अब हमारा जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है, हमारी शख्सियत कैसी है, हमारी परसेप्शन के ऊपर, हमारा नुक्ता नज़र चीज़ों के बारे में कैसा है, हमारी लर्निंग के ऊपर कि हमने क्या सीखा हुआ है मुख्तलिफ पहले बिहेवियर से, और हमारे एटीट्यूड के अंदर और हमारा रवैया कैसा है, इन पे हमारा बिहेवियर जो है वो डिपेंड करेगा। जब हम बिहेवियर शो करेंगे तो हमारी गोल और नीड जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी और हमारी जो टेंशन है वो रिडक्शन की तरफ चली जाएगी, वो कम हो जाएगी। हमारी कोई नीड भी जब पूरी नहीं हो रही होती तो हम पे टेंशन पैदा होती है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, जब मैं स्कूल एज में था तो मुझे रेजिडेंट ईवल 4 गेम खेलने का बहुत शौक़ था। ठीक है, तो लेकिन मेरे पास P4 था ही नहीं, ना ही CD कार्ड था, ना ही कोई अच्छी रैम थी, तो बहुत टेंशन रहती थी। ठीक है, कि अब मुझे गेम खेलनी है, किसी तरीके से आई हुई है। तो मैंने क्या किया, ईद के पैसे, ईद उल फितर के और ईद उल अज़हा के पैसे जो थे वो जमा करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अपने स्कूल की पॉकेट मनी जमा करना शुरू कर दी। ठीक है, जितने भी पैसे थे जमा किए, ईदों के पैसे जमा किए और मैं जाके अपना P4 लेके आया। लेकिन उसके बाद भी मुझे 3D कार्ड चाहिए था, तो मैंने कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ लगा के अपना 3D कार्ड लिया, अपना PC बनवाया, रेजिडेंट ईवल 4 गेम खेली, मेरी नीड फुलफिल्ड हुई, तो मेरी टेंशन रिड्यूस हो गई और मैंने बहुत सी और भी गेम्स प्ले की। तो बेसिकली एक आपको रीज़न चाहिए होती है जो आपके बिहेवियर को सर्टेन वे में एक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस है मोटिवेशन का, कि जब भी आपकी कोई नीड अनफुलफिल्ड होती है तो आपको टेंशन होती है। ख़ास तौर पे अगर गर्ल्स की मिसाल लें, कोई शादी का इवेंट आ जाए तो कपड़ों की टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्जी टाइम पे दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो वो सर्टेन बिहेवियर शो करती हैं। जैसे उनका ड्रेस सिल के आ जाता है, टेलर से बन के आ जाता है, उनकी टेंशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता है और ये रीज़न होती है जो हमसे डिफरेंट और सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर जो है वो शो करवाती है। तो यहीं पे आज का जो हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ मोटिवेशन का हम एंड करेंगे। छोटा सा टॉपिक था, डिटेल में बताने की कोशिश की है कि आपको समझ आए मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसका हमने मॉडल भी देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इन स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Maslow Hierarchy of Need Theory, Management Perspective। हम Maslow Hierarchy of Need Theory देखेंगे मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से। ये बेसिकली मोटिवेशन थ्योरी है जो Maslow Hierarchy ने दी थी, तो उसको हम आगे जाके डिटेल देखते हैं मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉई हमारा चैप्टर का नाम है। तो Maslow Hierarchy of Need Theory, साइकोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज बाय इब्राहिम मैस्लो इन 1943। ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, दिमाग की स्टडी की थ्योरी है जो प्रपोज की थी इब्राहिम मैस्लो ने 1943 के अंदर। मोटिवेशन थ्योरी विच स्टेज दैट 5 कैटेगरी ऑफ ह्यूमन नीड्स डिक्टेट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। ये एक मोटिवेशन थ्योरी है। मोटिवेशन क्या होते हैं इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। ये मोटिवेशन थ्योरी है जो कि ये बताती है कि 5 कैटेगरीज हैं ह्यूमन नीड्स की। ठीक है, 5 टाइप ऑफ नीड हैं या 5 इकसाम है इंसान की नीड की जो डिक्टेट करती हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। किसी भी फ़र्द का जो बिहेवियर होता है, रवैया होता है किसी भी इंसान का, उसको जो डिक्टेट करती हैं वो इंसान की 5 नीड्स होती हैं। ठीक है, नीड्स लोअर डाउन इन द हायरार्की मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर इंडिविजुअल कैन अटेंड टू नीड्स हायर अप। अब 5 नीड्स हैं जो कि इंसान के बिहेवियर को डिक्टेट करती हैं। अब हर नीड का एक लेवल है, तो जब तक हायरार्की में यानी कि दर्जा बंदी में नीचे वाली नीड पूरी नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, इंडिविजुअल जो है वो अपर नीड की तरफ नहीं जा पाता। ठीक है, आगे हम डिटेल देखेंगे इसको क्लियर करने के लिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की अपवर्ड द नीड्स आर, नीचे से लेके हायरार्की के अंदर ऊपर तक जो नीड्स हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इज़ फिजियोलॉजिकल, नंबर 2 सेफ्टी एंड लव एंड बिलोंगिंग, उसके बाद इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
सबसे पहले हमारे पास है फिजियोलॉजिकल, जिस्मानी ज़रूरियात, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी हिफाजत, लव एंड बिलोंगिंग मोहब्बत और ताल्लुकात वाली। पहली फिजियोलॉजिकल, सेकंड हमारे पास सेफ्टी यानी कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात, तीसरी लव एंड बिलोंगिंग मोहब्बत होना, लोगों से रख रखाव होना। हमारे पास फोर्थ है इस्टीम, इज़्ज़त की नीड, और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डायग्राम से देखते हैं इसको तफसील देखने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये डायग्राम है दर्जा बंदे की मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 नीड है। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल, नंबर 2 सेफ्टी, नंबर 3 बिलोंगिंगनेस एंड लव, नंबर 4 इस्टीम, नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब फिजियोलॉजिकल नीड जिस्मानी ज़रूरियात, ये बुनियादी ज़रूरियात है हमारी, फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट, खाना पीना, ठीक है, गरमाइश और आराम होना, ये बेसिक नीड है। अगर जिसके पास खाने को रोटी ना हो, पीने को पानी ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, रहने की जगह ना हो, वो अगली नीड्स की तरफ नहीं जा पाता। मीन्स कि अगर आप सोचें कि आपके घर में पीने के लिए पानी नहीं आता और खाने के लिए रोटी नहीं है, आप नहीं सोच सकते कि आपको एक बड़ी सी कार ख़रीदनी है या आपको नॉर्थर्न एरिया का ट्रिप बनाना है, तो आप उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि पहली आपकी नीड पूरी नहीं हुई तो आप अगली नीड्स के बारे में कैसे सोचोगे। तो फर्स्ट लेवल ऑफ नीड है फिजियोलॉजिकल। दूसरी है सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर का होना। हमारे मुल्क के अंदर हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सेफ्टी नहीं है, बाहर मोबाइल लेके नहीं जा सकते, कोई भी खींच के ले जाएगा। तो सेकंड नीड है हमारी सेफ्टी नीड। जब ये पूरी हो जाती है तो तीसरी नीड हमारे अंदर पैदा होती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, ठीक है। इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड, दोस्त बनाना, रिलेशनशिप होना, मैरिज ज़िंदगी होना, ठीक है, आपका स्पाउस होना, पार्टनर होना, ये तीसरी लेवल की हमारी नीड है। ये साइकोलॉजिकल नीड है। उसके बाद है इस्टीम नीड, ये भी साइकोलॉजिकल नीड है। प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इस्टीम कहते हैं इज़्ज़त की नीड, ठीक है। कि अब एक चौथे लेवल की जो नीड है वो हमारी प्रेस्टीज, इज़्ज़त की है, फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कुछ कामयाबियाँ हासिल करनी है ताकि नाम हो हमारा, ये वो नीड आ जाती है। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद हकीकत, अचीविंग वन फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, इसको कहते हैं हम सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, अपनी काबिलियत को जानना और उसको हासिल करना क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है। तो ये 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं। इन नीड्स को हम मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसी होती हैं, ठीक है। कि अगर हम एम्प्लॉई होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं। फिजियोलॉजिकल को हम चेंज कर देते हैं सर्वाइवल नीड के अंदर। हमारी ऑफिस के अंदर सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं, हमारी ऑफिस के अंदर बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स क्या होती हैं, स्टीम नीड्स क्या होती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है। तो हम इसको अब मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जो फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, उसको हम नाम दे देते हैं सर्वाइवल नीड का, ठीक है, कि खुद को बरकरार रखना, बचाने की ज़रूरत होना। ईच एम्प्लॉय नीड प्रॉपर लाइट, हीट, एयर कंडीशनिंग, फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेबल एंड चेयर to perform his or her job. These survival needs of employee may be different according to their job requirement. अब सर्वाइवल नीड में वो कहता है कि ईच एम्प्लॉई, हर एम्प्लॉई को प्रॉपर लाइट चाहिए, ठीक है, रोशनी चाहिए, हीट और एयर कंडीशनिंग चाहिए, ठीक है, ठंडी हवा, गर्म हवा चाहिए ऑफिस के अंदर, फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, ताकि वो अपना जो काम है वो प्रॉपरली तरीके से कर सके, ठीक है। और ये काम मैनेजर का है कि वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे, उनको मैनेज करे, ताकि वो ठीक तरीके से अपना काम कर सके। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, आज के दौर में काम करना इम्पॉसिबल है। एक स्टूडेंट की लाइफ सोच लें, अगर इंटरनेट ना हो तो वो असाइनमेंट कहाँ से बनाएगा, प्रोजेक्ट कैसे करेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। दिस सर्वाइवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय में बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट। ये जो सर्वाइवल नीड है किसी भी एम्प्लॉय की, ये डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, ठीक है। अगर उसकी जॉब यानी कि ऑफिस के अंदर नहीं है, बाहर घूमने वाली, तो उसको बाइक चाहिए, ठीक है, उसको आने जाने के लिए, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएंगी। तो सर्वाइवल नीड चेंज हो जाती है आपकी जॉब के हिसाब से, ठीक है। जब ये नीड पूरी होती है तो दूसरी नीड हमारी जॉब के अंदर क्या होती है, सिक्योरिटी नीड। सेफ प्लेस टू वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉय। एक तहफ़्फ़ुज़ वाली, एक हिफाजत वाली जगह होना जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर सके, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पुराने दौरों में बैंक में काम करना बड़ा ही रिस्की होता था, डकैती, रॉबरी वगैरह बहुत होती थी। अब आप देखें कि हर बैंक के बाद 2-2, 3-3 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि उस जगह की हिफाजत कर रहे होते हैं, ताकि आप सिक्योर फील करें, ठीक है। मैनेजर मस्ट प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट टू द एम्प्लॉय। जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्क इन्वायरमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प टू मोटिवेट द एम्प्लॉय।
ये मैनेजर का काम है कि वो एक प्रोवाइड करे सेफ और स्ट्रेस फ्री, टेंशन के बगैर वाला इन्वायरमेंट अपने एम्प्लॉय को, उनको जॉब सिक्योरिटी दे। मीन्स के देखिए परमानेंट जॉब आना आपको बड़ा सिक्योर कर देती है कि जॉब हमारी पक्की है। सेफ वर्क इन्वायरमेंट का होना, हेल्थ इंश्योरेंस का होना कि हमारी सेहत की इंश्योरेंस है, ये चीज़ें बड़ी मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को बेहतर काम करने के लिए कि यार मैनेजर्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जॉब पक्की है पड़ी, ठीक है। तो इनको मोटिवेशन मिलती है कि हम बेहतर काम कर सकें और टेंशन के बगैर काम कर सकें, ठीक है। तो ये सेकेंड नीड हमारी हो जाती है। थर्ड, सोशल नीड, ठीक है, इसको हम देखते हैं। कटिंग समवन फ्रॉम द ग्रुप और आइसोलेशन इज़ अ पनिशमेंट। सोशल नीड हमारी समाजी ज़रूरियात होती हैं, ठीक है, दोस्त वगैरह का होना। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर एक दिन हमारा फ्रेंड ना आए तो हमारा दिन बड़ा बोर गुजरता है, ठीक है। या अगर हम देखें कि हमारे 5-6 दोस्त हैं और हमें छोड़ के अकेले कहीं पिज़्ज़ा खाने चले गए तो हमें बड़ा दुख होता है देख के कि यार वो अकेले चले गए, मुझे नहीं लेके गए। तो कटिंग समवन फ्रॉम द ग्रुप और आइसोलेशन इज़ अ पनिशमेंट, कि अगर आप किसी को ग्रुप से निकालते हैं या अकेला कर देते हैं, ये उसके लिए एक पनिशमेंट है, सज़ा है। तो इसी तरह एम्प्लॉई भी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसको ग्रुप में रखें, उसको अलहदा ना करें, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉई टू बी अ पार्ट ऑफ टीम। अपॉर्चुनिटी, मौका फराम करें अपने एम्प्लॉई को कि वो आपकी टीम का हिस्सा बन सके। अगर वो नया आया है तो उसकी ओरिएंटेशन करें ताकि उसको तारुफ मिले, हेजिटेशन एंजाइटी ख़त्म हो उसकी, और वो अपने आप को टीम का हिस्सा समझे। हेल्पिंग एम्प्लॉई टू बिकम सोशलाइज विद कोलीग इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने एम्प्लॉय की मदद करना कि वो अपने कोलीग्स जो उसके पीर्स हैं, साथी हैं, उनके साथ सोशलाइज हो सके, उनके साथ रब्ता रख सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैनेजर का काम होता है कि वो अपने न्यू एम्प्लॉय के लिए आसानी पैदा करे अपने कंपनी के अंदर। इसके बाद हमारे पास है इस्टीम नीड, इज़्ज़त की। हर एम्प्लॉय को, हर शख्स को चाहिए, हर शख्स चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। इस्टीम नीड रिलेटेड टू प्राइड एंड सेल्फ वर्थ। इसका ताल्लुक प्राइड से है, फ़ख्र से है, और सेल्फ वर्थ अपनी काबिलियत से है। एवरीवन वांट टू बी एज अ पर्सन ऑफ वैल्यू। हर शख्स चाहता है कि उसकी कदर की जाए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल प्रोवाइड एम्प्लॉय विद ऑफिस कार ETC। अगर मुमकिन है और आपका एम्प्लॉय जो है वो टैलेंटेड है, उसको ऑफिस अलग से बना के दे, सेपरेट उसका केबल होना चाहिए। अगर ज़्यादा काबिल है तो उसको कार भी फराहम करें, ठीक है, ताकि वो और मोटिवेट हो कि कंपनी मेरी टैलेंट को जान रही है, अकॉम्प्लिश कर रही है, उसको मान रही है, ताकि वो और मोटिवेट हो। आस्क फॉर एम्प्लॉय सजेशन टू मेक हिम हर फील वैल्यूएबल टू द कंपनी। अपने एम्प्लॉय से सजेशन लिया करें। मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉय से सजेशन ले, उनसे तजवीज़ ले, ताकि उनको लगे एम्प्लॉय को कि हम कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं। इसी तरह अगर कोई टीचर जो है वो स्टूडेंट से उनकी तारीफ़ कर देता है या बात बात पर उनसे कुछ पूछ लेता है कि बेटा असाइनमेंट कब देनी है, तो स्टूडेंट्स खुद अपनी मर्ज़ी से डेट देते हैं, तो मोटिवेट हो जाते हैं कि यार सर हमसे पूछ रहे हैं। तो इसी तरह मैनेजर का भी काम है कि वो हर बात में, हर प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय से लाजमी सजेशन लिया करे, इससे उनको मोटिवेशन मिलती है। लास्ट हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ फुलफिलमेंट की ये नीड होती है, बेसिकली खुद हकीकत की नीड होती है। ये आखिरी दर्जे की नीड है, ठीक है, ये मटीरियलिस्टिक नीड नहीं होती। रिलेटेड टू सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ, इसका ताल्लुक खुद की पहचान से और खुद की ग्रोथ से होता है। इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू गो एज फार एज देयर एबिलिटी विल टेक दम। किसी भी एम्प्लॉय को, कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जितनी उसकी काबिलियत है उसको उतनी दूर जाने देना चाहिए। अक्सर हम ऐसे आइडियाज़ या ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जो कि मैनेजर को लग रहा होता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन एम्प्लॉय की काबिलियत को खुद जानने के लिए और एम्प्लॉय भी अपनी काबिलियत जान सके और मैनेजर भी जान सके, तो मैनेजर को समटाइम रिस्क लेना चाहिए और मौका देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को कि वो अपनी काबिलियत जहाँ तक जाके इस्तेमाल कर सकता है करे, और वो अपने आप की सेल्फ ग्रोथ भी करे और सेल्फ रियलाइजेशन भी करे कि वो किस काबिल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं पे जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट में लाजमी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए चैनल को प्रमोट करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और भी बना सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Herzberg two-factor theory, theory X, theory Y, मैकक्लेलन थ्री नीड थ्योरी। ये बेसिकली मोटिवेशन थ्योरीज हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। हमारे पास नंबर 1 है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी,
सेकंड है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई और थर्ड है मैक्लेरिन 3 नीड थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज को ब्रीफली जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग एक्सटेंड मैस्लो वर्क बाय यूजिंग एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपीरियंस और जजमेंटल बेस टू डेवलप हिज थ्योरी ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने एक्सटेंड किया था मैस्लो का वर्क। इब्राहिम मैस्लो जिसने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पेश की थी, उसके वर्क को एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था बाय यूजिंग एम्पिरिकल रिसर्च। उसने उस पर एम्पिरिकल रिसर्च की थी जो कि एक्सपीरियंस बेस या जजमेंटल बेस रिसर्च होती है। उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और जजमेंट की बेस पे मैस्लो के काम को बढ़ाया टू डिवेल्प हिज थ्योरी ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन, ताकि वो अपनी एक थ्योरी बना सके एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है, अपना एक नज़रिया, एक नुक्ता नज़र पेश कर सके एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर। तो ही फाउंड दैट पीपल वर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट एंड वर्क इटसेल्फ। दीज फैक्टर्स वर लेबल्ड मोटिवेटर। ही फाउंड दैट, इसने तलाश किया, इसने ढूंढा, पीपल वर मोटिवेटेड बाय, जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है बाय रिकॉग्निशन, जब उनकी पहचान की जाती है, ठीक है, जब उनको पहचाना जाता है उनको मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के नाम जानता है और क्लास में नाम लेके बुलाता है तो स्टूडेंट्स को खुशी होती है कि टीचर उसको पहचान रहा है, उसकी काबिलियत को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इसी तरह जब बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ के नेम जानते हैं, उनके बारे में सारी मालूमात रखते हैं, तो इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एम्प्लॉय को ज़िम्मेदारी दी जाए, इससे भी उनको मोटिवेशन मिलती है। अचीवमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय को अचीवमेंट, कोई कामयाबी होती है, इससे भी उनको मोटिवेशन मिलती है। एडवांसमेंट, तरक्की होना, एंड वर्क इटसेल्फ, खुद से काम करने की इजाज़त होना, ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। दीज फैक्टर्स वर लेबल्ड मोटिवेटर। इन फैक्टर्स को, इन अनासिर को मोटिवेटर्स कहा गया। तो दोबारा एक दफ़ा देखते हैं हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग ने मैस्लो के काम को एक्सटेंड किया बाय डूइंग एम्पिरिकल रिसर्च, जो उसने अपनी एक्सपीरियंस और जजमेंट की बेस पे रिसर्च की, और उसने तलाश किया जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं रिकॉग्निशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अचीवमेंट से, एडवांसमेंट से एंड वर्क इटसेल्फ, और इन अनासिर को उसने नाम दिया मोटिवेटर्स का, कि ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैनेजर्स को ये जानना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट वो कहता है ही फाउंड दैट बैड फीलिंग एसोसिएटेड विद लो सैलरी, मिनिमल फ्रिंज बेनिफिट्स, पुअर वर्किंग कंडीशन, ill-defined organization policies and close-minded supervision. These factors were labeled as dissatisfier. उसने तलाश किया, मैं उसने अपनी एक्सपीरियंस और जजमेंट की बेस पे देखा कि जो बैड फीलिंग है किसी भी एम्प्लॉय की, जो बुरी एहसासात हैं किसी भी एम्प्लॉय के, उसका ताल्लुक बेसिकली होता है लो सैलरी से। जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी लो हो तो वो बैड फील करता है। मिनिमल फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स वगैरह, बोनस वगैरह, अगर वो भी कम हो तो इससे वो बैड फील करता है। पुअर वर्किंग कंडीशन, अगर काम करने की कंडीशंस अच्छी ना हो, शराइत अच्छी ना हो, तो भी उसको बैड फील होता है। इल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको सही तरीके से बयान ना किया जाए और वो पॉलिसी जो है वो टफ हो, तब भी उसको मुश्किल होती है। लाइक आपको किसी भी हाल में छुट्टी नहीं मिल सकती अगर आप बीमार भी हैं, या आपको पॉलिसी सही तरीके से बयान ही नहीं की गई कि आप समझ नहीं पा रहे कि वो किस तरह की हैं। एंड क्लोज माइंडेड सुपरविजन, और आप पे बहुत सख्त निगरानी की जाती है। ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे एम्प्लॉय बैड फील करता है। दीज फैक्टर्स वर लेबल एट डिससेटिस्फायर, ये वो अनासिर हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई करते हैं, गैर इत्मीनान करते हैं। तो ये दो उसने फैक्टर्स बताए, दो अपनी थ्योरीज बताई कि एक ये फैक्टर जो है ये मोटिवेटर हैं और एक ये फैक्टर जो हैं ये डिससेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉय को काम में। इस थ्योरी में बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं अभी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो हाई सैलरी से मोटिवेट हो जाते हैं, और जबकि मोटिवेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हाई सैलरी भी जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है। इसी तरह बैड एसोसिएशन सिर्फ लो सैलरी मिनिमम फ्रिंज बेनिफिट से नहीं, अगर किसी को सैलरी अच्छी मिल रही हो लेकिन उसको रिकॉग्निशन ना मिल रही हो तब भी वो डिससेटिस्फाई हो सकता है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन इस थ्योरी को हम लेके चल सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और डिससेटिस्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो ये पहली थ्योरी है हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी आज के हमारे लेक्चर में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये क्या है।
Douglas McGregor proposed two distinct views of human being, one negative label theory X, another positive label theory Y. डोगलस मैकग्रेगर एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने आई थिंक 1960 के करीब या 1960 में ही इंसान के, ह्यूमन बीइंग के दो मुख्तलिफ नज़रिए पेश किए थे, व्यूज़ पेश किए थे। एक नेगेटिव नज़रिया पेश किया जिसको उसने लेबल दिया थ्योरी एक्स का, और दूसरा पॉजिटिव उसने व्यू दिया, नज़रिया दिया जिसको उसने नाम दिया, लेबल दिया थ्योरी वाई का। देखते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में वो कहना क्या चाहता है। थ्योरी एक्स, द अजम्पशन दैट एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, आर लेजी, dislike responsibility and must be directed and persuaded to work। उसका मफरूज़ा था कि जो एम्प्लॉई अपने काम को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, बेसिकली वो लेज़ी होते हैं, ठीक है, सुस्त होते हैं। डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जिम्मेदारी लेने का कोई शौक़ नहीं होता। मस्ट बी डायरेक्टेड एंड परस्यूड टू वर्क, उनको कायल करना पड़ेगा और आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा कि वो काम करें, अदरवाइज़ वो खुद से काम नहीं करते, ठीक है। जो लोग काम को पसंद नहीं करते बेसिकली वो सुस्त होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक़ नहीं होता, उनको आपको ज़ोर ज़बरदस्ती उनको कायल करना पड़ेगा काम करने के लिए। ये उसने लोगों के व्यूज़ दिए जो कि काम पसंद नहीं करते, ठीक है। सेकेंड है थ्योरी वाई, द अजम्पशन डैट, मफरूज़ा कि एम्प्लॉई हु लाइक वर्क, वो एम्प्लॉई जो काम को पसंद करते हैं, आर क्रिएटिव, वो तख्लीकी होते हैं, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ज़िम्मेदारी लेने का बड़ा शौक़ होता है, एंड एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, और वो अपनी डायरेक्शन जो है, अपना काम जो है वो खुद से कर सकते हैं। मफरूज़ा ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉय जो काम को पसंद करते हैं, बेसिकली वो क्रिएटिव होते हैं, तख्लीकी होते हैं, उनको ज़िम्मेदारी लेने का शौक़ होता है और वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उन पे आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि जो एम्प्लॉई काम नहीं करते उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लेज़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक़ नहीं, और इनको आपको कायल करना पड़ेगा। वो कोई भी स्ट्रेटजीज़ आप अपना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप उनको पनिश करें या उनको रिवॉर्ड के शक्ल में उनको मोटिवेट करें, ठीक है, लेकिन आपको उनको कायल करना पड़ेगा। थ्योरी वाई में बताया कि जो लोग काम को पसंद करते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, जिम्मेदारी लेने का शौक़ होता है और उनको आपको कायल करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही सेल्फ डायरेक्शन उनके पास होती है। ये बेसिकली थ्योरी एक्स थ्योरी वाई थी जो डोगलस मैकग्रेगर ने पेश की थी, ठीक है, इंसान के बारे में दो नज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन आज के लेक्चर में, हुआ मैकक्लेलन 3 नीड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 एक्वायर्ड डेवलप्ड नीड्स विच आर, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, विच आर मेजर मोटिवेटर इन वर्क। इस थ्योरी के मुताबिक जब मैकक्लेलन ने पेश की, उसने कहा कि 3 नीड्स हैं इंसान की, 3 एक्वायर्ड नीड, एक्वायर्ड कहते हैं डेवलप की गई, ये जेनेटिक नहीं होती, वक्त के साथ साथ खुद ही हमें पैदा हो जाती है, दूसरों को देखते हुए या दूसरों को जज करते हैं और हम में ख्वाहिश पैदा होती है या उसके पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, या वो इतना कामयाब हुआ तो मुझे भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेवलप हो जाती है वक्त के साथ साथ, जो कि हमें मोटिवेट करती है अपने वक्त के, अपने वर्क के अंदर। अब ये कौन सी नीड्स हैं? नंबर 1 हमारे पास है नीड फॉर अचीवमेंट, कामयाबी की ज़रूरत, डिज़ायर टू डू समथिंग बेटर और मोर एफिशिएंटली देन इट्स बीन डन बिफोर, सेट द स्टैंडर्ड, ख्वाहिश होना कि हम कुछ चीज़ दूसरों से बेहतर करें जो किसी ने पहले ना की हो, ये हमें मोटिवेट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई गेम्स मोबाइल पे खेलता है, लाइक सबवे सर्फर खेलता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे एक दोस्त ने रिकॉर्ड बनाया है, इतने पॉइंट्स कमाए हैं, तो हम कहते हैं अब हमने भी इसका रिकॉर्ड तोड़ना है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट मेरे होने चाहिए। तो हम अचीवमेंट के चक्कर पे 2-2, 3-3 घंटे गेम पे लगे रहते हैं, ठीक है, पार करते रहते हैं, पॉइंट्स कमाते रहते हैं। इसी तरह क्रिकेट में फास्ट बॉल, जैसे शुएब अख्तर की सबसे फास्ट बॉल है, तो हर कोई ख्वाहिश करता है कि हम उसको भी ब्रेक करें और अपना रिकॉर्ड बने। तो ख्वाहिश होना कि हम कुछ काम करके दिखाएं दूसरों से बेहतर, जो दूसरे ने ना किया हो, ऐसी कामयाबी हमें मिले, तो ये नीड ऑफ अचीवमेंट जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। सेट द स्टैंडर्ड्स, इसलिए हमें ऐसे मयार बनाने चाहिए जो कि हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड बनाने चाहिए हमें, ठीक है। इसी तरह दूसरी नीड है नीड ऑफ पावर, ताकत की ज़रूरत, अ नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव अदरवाइज। ताकत होना एक बेसिकली कि हम दूसरों को उस तरीके से बिहेव करवा सकें जिस तरह वो करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास ऐसी पावर हो कि वो करने पे मजबूर हो जाएं। मीन्स के हर एम्प्लॉई बॉस के अंडर काम कर रहा होता है, जो बॉस हुक्म दे रहा होता है एम्प्लॉई वो कर रहा होता है। तो एम्प्लॉई में भी ये नीड पैदा होती है कि एक वक्त ऐसा आए कि जब वो मैनेजर बन जाए और एम्प्लॉई उसके अंडर काम करें, जो हुक्म वो दे वो ये काम करें। तो पावर की जो नीड है ये बड़ी मोटिवेट करती है कि हम कुछ बड़ा हासिल करें
अच्छा काम करें, तरक्की हासिल करें और लोग हमारे अंडर काम करें, जो हुक्म हम दें वो करें, ठीक है। तो ये नीड ऑफ पावर भी मोटिवेशन की रीज़न बनती है। लास्ट है नीड ऑफ एफिलिएशन। ये सोशल नीड है, बिलोंगिंगनेस की नीड है, डिज़ायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज रिलेशनशिप, ख्वाहिश होना कि दूसरों से दोस्ती हो, दूसरे से ताल्लुकात हों। और आज के दौर में आपको पता है कि दोस्ती और ताल्लुकात फ़ायदा देख की जाती है, कोई आजकल ऐसे नहीं बनता। तो आपको अगर किसी के साथ दोस्ती करनी है, रिलेशन बनाना है, तो पहले आपको उसके मेयार पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आफ्टर डैट ही जाके वो शख्स आपका दोस्त बनता है या उससे आपके रिलेशन जो है वो डेवलप हो पाते हैं। तो नीड ऑफ एफिलिएशन भी आपको मोटिवेट करती है, आपके बिहेवियर पे असरअंदाज करती है कि आपने किसी के साथ दोस्ती करनी है तो अपने आप में चेंजिंग लेके आनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 नीड्स हैं मैकलेलन की, जो कि बताती हैं कि ये मोटिवेटर साबित होती हैं वर्क के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो वाइंड अप होता है। आज हमने 3 मोटिवेशन थ्योरीज देखी। नंबर 1 हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, नंबर 2 थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, एंड नंबर 3 मैकलेलन 3 नीड थ्योरी। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Contemporary Theories of Motivation. Contemporary कहते हैं करंट, रीसेंट। तो कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज हैं जो कि रीसेंट हैं, न्यू हैं, एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले स्टडी की हैं वो काफ़ी और थ्योरीज हैं। ये कुछ न्यू थ्योरीज हैं मोटिवेशन के हवाले से, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जॉब डिज़ाइन थ्योरी। द वे टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म कंप्लीट जॉब इज़ जॉब डिज़ाइन। तरीकाकार जिससे टास्क को कंबाइन किया जाता है ताकि कंप्लीट जॉब बनाई जाए, उसको हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं। मीन्स के टास्क जितने भी काम हैं वो पूरे उनको ज्वाइन करना, ठीक है, उनको कंबाइन करना और कंप्लीट जॉब बनाना किसी एम्प्लॉय के लिए, इसको जॉब डिज़ाइन का नाम दिया जाता है। देयर आर 3 वे टू मोटिवेट एम्प्लॉय। 3 तरीक़ेकार हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का थ्रू जॉब डिज़ाइन। नंबर 1 इज जॉब रोटेशन। Job rotation is a management approach where employees are shifted between 2 or more assignment or job to learn new thing. जॉब रोटेशन बेसिकली मैनेजमेंट की एक अप्रोच है, मैनेजमेंट का एक नुक्ता नज़र है, वेयर एम्प्लॉयज़ आर शिफ्टेड, जहाँ पे एम्प्लॉय को जो है वो शिफ्ट किया जाता है बिटवीन 2 और मोर असाइनमेंट्स और जॉब, एक या एक से 2 या 2 से ज़्यादा असाइनमेंट के बीच या जॉब्स के बीच, ताकि वो न्यू चीज़ें सीख सके। मीन्स कि अगर वो कहीं पे जॉब करे तो उसको डिफरेंट जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। कभी अगर वो सपोज कर लें कि मार्केटिंग का है तो कभी एडवर्टीजमेंट में, कभी सेल्स में, ठीक है, तो डिफरेंट कभी ऑडिट में भेज दिया जाएगा, डिफरेंट जगहों पे उनको भेजा जा सके ताकि वो हर जगह का एक्सपोजर हासिल करे और नई चीज़ें सीखे, ठीक है। इससे अब ये तो यही कहना चाहते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेट होगा नई चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी, जिसको हम ओबी में स्टडी करेंगे बाद में जाके। बट एक थ्योरी है कि अगर एम्प्लॉय को हम डिफरेंट जॉब या असाइनमेंट की तरफ शिफ्ट करें तो वो न्यू चीज़ें सीखेगा जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगी। एक और है हमारे पास जॉब डिज़ाइन थ्योरी में जॉब इनलार्जमेंट। जॉब enlargement is horizontal expansion of job. It involves additions of tasks at the same level of skill. जॉब इलाजमेंट जो है ये हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब है, ठीक है। इसमें बेसिकली एम्प्लॉय को रोटेट ही किया जाता है, शिफ्ट ही किया जाता है डिफरेंट जॉब्स में या असाइनमेंट में, बट वो जो जॉब्स और जो असाइनमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम लेवल ऑफ स्किल्स की होती हैं जो उसके पास काबिलियत है। मीन्स कि उसको मुश्किल काम नहीं दिया जाएगा, उसको असाइनमेंट्स की तरफ शिफ्ट किया जाएगा जो उसके लेवल की होंगी। इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ स्किल, जिसमें मैंने वही बात की कि टास्क जो हैं वो और ऐड कर दिए जाएंगे लेकिन सेम लेवल ऑफ स्किल्स के होंगे, जो उसकी महारतें होंगी, जो उसकी काबिलियत होगी उसी के मुताबिक होंगी। वो डिफरेंट असाइनमेंट करेगा और डिफरेंट चीज़ें सीखेगा जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट इज़ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, redesigning of jobs so that they are more challenging to the employee, so you can see employee worth and capability. जॉब इनरिचमेंट जो है ये वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब है। जॉब इनलार्जमेंट जो थी तो वो सीधी लाइन थी इस तरह से,
ठीक है। और जॉब इनरिचमेंट इस तरह की लाइन है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं तो आपको मुश्किल काम दिया जाएगा। इसमें जो जॉब है वो रीडिज़ाइन की जाती है ताकि एम्प्लॉय का जो काम है वो चैलेंजिंग किया जाए, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय की काबिलियत कितनी है और उसकी वर्थ कितनी है। अगर वो मुश्किल काम करने में कामयाब हो जाएगा तो उसको प्रमोशन दे दी जाएगी, ठीक है, तो इससे उसको मोटिवेशन मिल जाएगी। तो ये जॉब डिज़ाइन थ्योरी में 3 तरीक़ेकार है हमारे पास, जॉब रोटेशन और जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट। बेसिकली जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट जो है वो जॉब रोटेशन का ही पार्ट है। इसमें एम्प्लॉय को रिवॉल्व करते हैं हम डिफरेंट तरीक़ों से। जॉब इनलार्जमेंट में सेम लेवल ऑफ स्किल और जॉब इनरिचमेंट में चैलेंजिंग जॉब की तरफ हम उसको शिफ्ट करते हैं। तो एक ये जॉब डिज़ाइन थ्योरी हो गई। एक और थ्योरी देखते हैं, हमारे पास 2 थ्योरीज और देखते हैं। एक हमारे पास है गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है। कहा जाता है कि अगर हम ज़िंदगी में अपने कोई गोल या एम बना लें तो वो गोल और एम हमें मोटिवेट करते हैं। उन गोल्स और एम को हासिल करने के लिए फिर हम मुश्किल से मुश्किल चैलेंज भी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और कामयाब होने की कोशिश करते हैं। हमारे गोल्स और एम हमें मोटिवेट करते हैं। तो इस थ्योरी को देख लेते हैं वो कहना क्या चाहता है। Goal setting theory say that specific goal increase performance of employee and that difficult goal when accepted result in higher performance than do easy goal। गोल सेटिंग थ्योरी का कहना यह है जब स्पेसिफिक गोल जो होते हैं, कोई ख़ास गोल जो होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो ख़ास गोल्स होते हैं। एंड डैट डिफ़िकल्ट गोल्स व्हेन एक्सेप्टेड, और जब भी मुश्किल गोल या एम जो होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, कबूल किए जाते हैं, रिजल्ट इन हायर परफॉर्मेंस देन डू इजी गोल, तो उनका रिजल्ट भी जो होता है वो बेहतर कारकर्दगी की तरफ होता है, अच्छी कारकर्दगी आती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इजी गोल एक्सेप्ट करते तो हमारी फिर परफॉर्मेंस भी वैसी ही होनी थी। अब आप देखें, अगर आप सपोज कर लें कि आपका टारगेट ही एज अ स्टूडेंट आप टारगेट बनाते हैं कि 3 जीपी लेनी है मैंने इस सेमेस्टर में, ठीक है, तो आप कोशिश 3 के लिए ही करेंगे तो कहीं जाके मे बी 2.7 2.8 या मैक्सिमम 3 आ जाए जो आपका टारगेट है। अगर आप 4 जीपी का टारगेट बनाएंगे, एम बनाएंगे, तो आप मेहनत करेंगे उसके लिए तो मे बी 3.5 3.6 तक पहुंच जाए, और ज़्यादा अगर काबिलियत परफॉर्मेंस अच्छी रही तो 3.8 3.9 तक भी आ सकते हैं। तो मुश्किल गोल बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। आगे हमारे पास है वर्किंग टुवर्ड गोल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। गोल की तरफ, अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए काम करना मेजर सोर्स होती है, ज़रिया होती है मोटिवेशन का, हौसला अफजाई का। एम्प्लॉय मस्ट सेट स्पेसिफिक गोल्स विच मोटिवेट देम टू परफॉर्म, और हायर मैनेजमेंट प्रोवाइड गोल्स अपॉर्चुनिटी टू देयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है उसको लाजमी चाहिए कि वो अपने स्पेसिफिक गोल जो हैं वो सेट करे, जो उसको मोटिवेट करें बेहतर परफॉर्म करने के लिए। और जो हायर मैनेजमेंट होती है, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजर्स हैं, उनको चाहिए कि वो गोल्स की अपॉर्चुनिटी, मौके फराहम करें अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये बेसिकली जॉब इनरिचमेंट की बात हो रही है कि उनको चैलेंजिंग वर्क दें ताकि उनकी वर्क जो है वो हमें पता चल सके। लास्ट जो आज के लेक्चर में हमारे पास है वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट कहते हैं दूसरों की हौसला अफजाई करना, वो किसी भी तरीके से की जा सकती है, वो हम यहाँ पे आगे जाके देखते हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग समवन। रीइंफोर्समेंट जो है बेसिकली इसका जो अमल का नाम है जिसको कहा जाता है किसी की हौसला अफजाई करना, किसी को इनकरेज करना। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट द बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। जो बिहेवियर होता है किसी भी शख्स का, बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है कुछ नताइज के ऊपर, ठीक है। हम अपना बिहेवियर जो है, कुछ रिज़ल्ट आने होते हैं, उनकी बुनियाद पे हम अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं। मीन्स के जैसे कि अब सपोज कर लें कि फ़ादर ने कहा है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए तो 90% आ गए तो तुम्हें मैं बाइसाइकिल या साइकिल लेके दूंगा, या आप कह सकते हो कि मोटर बाइक लेके दूंगा। नहीं, तो आप उन दिनों के लिए अपना मोबाइल फ़ोन साइड पे रख देंगे, ठीक है, और अपना अच्छा नतीजा निकालने के लिए स्टडी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर नतीजा अच्छा आ गया तो मुझे बाइक मिलनी है। तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, कि अब उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर सपोज फादर कह दें कि अगर तुमने रिज़ल्ट में अच्छे मार्क्स ना लिए तो तुम्हारा मोबाइल मैं तुमसे खींच लूँगा, तो आप यानी कि फिर स्टडी करना शुरू कर देंगे ताकि उसका बुरा नतीजा ना निकले कि मुझसे मोबाइल ना ले लिया जाए। तो अक्सर जो बिहेवियर होते हैं वो फंक्शन होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के, कि आपके बिहेवियर का नतीजा क्या निकलेगा। दिस थ्योरी प्रपोज दैट यू कैन चेंज समवन बिहेवियर बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये थ्योरी ये प्रपोज करती है कि आप किसी का भी बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है, वो चेंज कर सकते हैं हौसला अफजाई करके भी
रीइंफोर्समेंट के थ्रू, या पनिशमेंट सज़ा दे के भी, या वो हमने पहले एग्जांपल यूज़ की बाइक वाली और या मोबाइल फ़ोन खींचने वाली, ठीक है। रिवार्ड कैन बी यूज टू रीइंफोर्स द बिहेवियर यू वांट। अब इनाम जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है किसी से वो बिहेवियर शो करवाने के लिए जो आप करवाना चाहते हैं, कि बेटा अगर तुमने 90% मार्क्स ले पढ़ के दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा। तो आप रिवार्ड दे सकते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो स्टडी करे। इसी तरह आप एम्प्लॉय को टारगेट दे सकते हो कि अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे या इंसेंटिव देंगे। सिमिलर एंड पनिशमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द बिहेवियर, और पनिशमेंट सज़ा भी दी जा सकती है आपका बिहेवियर को रोकने के लिए। सपोज के एक एम्प्लॉय डेली लेट आता है, ठीक है, तो अगर आप उसको कह देंगे अगर आज से आप 10 मिनट लेट आए तो आपकी उस दिन की आधी सैलरी जो है वो कट कर दी जाएगी, तो ये सज़ा आपको मिलेगी अगर आप 5 या 10 मिनट भी लेट आए। तो अब वो इस सज़ा से बचने के लिए लेट आना कम कर देगा, टाइम पे आना शुरू कर देगा। तो किसी का बिहेवियर से प्रिवेंट करना हो तो पनिशमेंट का भी सहारा लिया जा सकता है। दिस थ्योरी इग्नोर फैक्टर सच एज गोल, एक्सपेक्टेशन, नीड। ये थ्योरी जो है ये काफ़ी सारे भी, यानी कि थ्योरीज है, ला तो है ही नहीं, तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक भी हैं, काफ़ी सारे इशू हैं जिसमें कि गोल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सपेक्टेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, नीड्स इंसान के बिहेवियर पर असरअंदाज हो रही हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो इस थ्योरी में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। वो हर थ्योरी में कुछ ना कुछ है, अगर ये इश्यूज़ ना होते तो ये सब के सब ला बन जाते। तो ये हमारी 3 कंटेम्प्रेरी थ्योरीज थी मोटिवेशन की। एक और रहती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Equity Theory of Motivation। ये मोटिवेटिंग एम्प्लॉय का आखिरी टॉपिक है, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली कंटेम्प्रेरी थ्योरी है, रिसेंट करंट थ्योरी है मोटिवेशन की, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। एडम्स इक्विटी थ्योरी, आल्सो नोन एज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, was developed in 1963 by John Stacey Adams, a workplace behavioral psychologist। एडम इक्विटी थ्योरी जो है बेसिकली इसको इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, जो डेवलप की गई थी, जो बनाई गई थी 1963 के अंदर बाय जॉन स्टेसी एडम, जो कि एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है। यानी कि वर्क प्लेस पे काम करने वाली जगह पे जो लोगों का बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है वहाँ पे। उसके एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने 1963 में ये थ्योरी डेवलप की थी। इक्विटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस। इक्विटी जो थ्योरी है, इक्विटी आप कह सकते हैं, इक्विटी का मतलब यहाँ पे वैल्यू भी हो सकता है, इंसाफ भी हो सकता है, बराबरी भी हो सकती है। अब ये जो थ्योरी है ये बेस करती है कि जो इंडिविजुअल है वो मोटिवेटेड होता है फेयरनेस से, मीन अदलो इंसाफ से। जब उसके साथ बराबरी का सलूक किया जाए, अदलो इंसाफ का सलूक किया जाए, तो वो मोटिवेटेड हो जाता है। इन सिंपल टर्म्स, इक्विटी थ्योरी स्टेट्स दैट इफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एन इनइक्विटी बिटवीन देमसेल्व्स एंड अ पीर, दे विल एडजस्ट द वर्क दे डू टू मेक सिचुएशन फेयर इन देयर आइज। आसान अल्फाज में इक्विटी थ्योरी ये बताती है कि अगर कोई इंडिविजुअल को ये पता चल जाए या ये आइडेंटिफाई कर ले कि इन इक्विटी है, अनजस्टिस है, इंसाफ नहीं हो रहा उसके दरमियान और उसके साथियों के दरमियान, तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ भी बिहेवियर शो करेगा ताकि उसकी नज़र में इंसाफ हो जाए। सपोज कर लें कि मैं जॉब पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं टाइम पे जाता हूँ, और मेरा दोस्त जो है वो हमेशा 10-15 मिनट लेट आता है, और उसके लेट आने पे उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, ठीक है, उसकी कोई सैलरी कट नहीं होती, और सब कुछ उसको वैसे ही मिल रहा है। तो फिर मैं भी कल से 15-20 मिनट लेट आना शुरू हो जाऊँगा कि अगर उसको लेट आने पे कोई इशू नहीं हो रहा तो फिर मैं क्यों टाइम पे आऊँ, ठीक है। तो मैं अपनी नज़र में इक्विटी जाहिर करने के लिए अपनी एडजस्टमेंट करना शुरू कर दूँगा कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो कि मैं टाइम पे आऊँ, बाकी टाइम पे ना आए। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहना चाहती है। अगर सपोज कर लें कि आप और आपका दोस्त एक जैसा काम करता है, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, काम कम करना स्टार्ट कर देंगे कि हम दोनों बराबर काम करते हैं, सैलरी मुझे कम मिल रही है, तो इससे अच्छा मैं ज़्यादा काम करूँ ही ना, जब सैलरी मुझे मिलनी ही कम है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है ताकि फेयरनेस क्रिएट की जाए अपनी आँखों के अंदर, ठीक है। आगे हम स्टडी करते हैं। As an example of equity theory, if an employee learns that a peer doing exactly the same job as them
is earning more money, then they may choose to do less work, thus creating fairness in their eyes. सेम एग्जाम्पल जिसकी मैंने मिसाल दी कि एक एग्जाम्पल है इक्विटी थ्योरी की, अगर एक एम्प्लॉई लर्न करता है, वो सीखता है या जानता है, जो उसका पीर है, पीर मीन साथी जो कोलीग होता है, एग्जैक्टली सेम जॉब कर रहा है, लेकिन जो अर्निंग है उसकी जो सैलरी है वो उससे ज़्यादा है, देन दे मे चूज़ टू डू लेस वर्क, तब वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कम वर्क करना चाहिए ताकि फेयरनेस क्रिएट हो सके कि हम सेम काम करते हैं तो उसको सैलरी मुझसे ज़्यादा मिल रही है तो मैं फिर कम ही काम करूं जब सैलरी मुझे मिल ही कम रही है। ठीक है, एडम इक्विटी थ्योरी टेल्स अस दैट द हायर एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ इक्विटी फेयरनेस देन द मोर मोटिवेटेड दे विल बी। एडम इक्विटी थ्योरी ये बताना चाहती है कि हायर एंड इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ इक्विटी, जितना इंडिविजुअल का नज़रिया फेयरनेस की तरफ हायर होगा उतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड होगा। कन्वर्सली इसका उल्टा, एन इंडिविजुअल विल बी डीमोटिवेटेड इफ़ दे परसीव अनफेयरनेस। अगर इंडिविजुअल उसका नज़रिया ये होगा कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, अदल नहीं हो रहा, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा और उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है अगर एम्प्लॉई ए और एम्प्लॉई बी सेम काम कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉई ए की सैलरी कम है और बी की ज़्यादा है तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा। अगर दोनों की सैलरी सेम है, जितना वो काम एम्प्लॉई ए काम कर रहा है उसको उतनी ही सैलरी मिलती है, तब वो मोटिवेटेड हो जाएगा कि अदल इंसाफ हो रही है। अगर एम्प्लॉई ए एम्प्लॉई बी से ज़्यादा काम करता है और उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, देन ही विल गेट मोटिवेटेड। अगर वो ज़्यादा काम करता है एम्प्लॉई बी से और सैलरी बराबर मिल रही है, देन ही विल गेट डीमोटिवेटेड, तो वो कहेगा मैं भी कम काम करूँगा। तो ये बेसिकली इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। आज का छोटा सा लेक्चर था, यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी इशू होगा मैं रिजॉल्व करूँगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी इशू आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।